लेकिन पूरी की बात के दिनों में जो वंचित उनका जो सपना था, उनकी जो सोच थी कि राष्ट्र तभी सबल बन पाएगा, राष्ट्र तभी विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा और वैश्विक मानचित्र पर अपने आप को उच्च श्रेणी में स्थापित कर पाएगा जब हाशिए पर जीने वाले लोगों का उत्थान हो सके। और इस कड़ी में उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, माननीय कुलपति महोदय के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनके द्वारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर उन्होंने प्रदान किया हम सबों को, और उनकी ही वाणी से हम लोग इसे सुनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए माननीय कुलपति के लिए शेष अवधि को मैं जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहता हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज अगर इस बड़े से हॉल में यह जयंती समारोह आयोजित हो रहा है तो यह माननीय कुलपति महोदय की दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्पूरी जी के प्रति जो उनका लगाव है उसी का यह परिणाम है। नहीं तो हम लोगों ने कई बार कहा कि सर हम सिंडिकेट हॉल में कर लेते हैं, बीएड विभाग में कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम था और हम लोगों को लग रहा था कि इतने कम समय में शायद हम यह आयोजन नहीं कर पाएंगे सफलतापूर्वक। लेकिन कुलपति महोदय इसके लिए बिल्कुल अडिग थे कि कर्पूरी जी का कार्यक्रम हम सबों को ऑडिटोरियम में करना है और आज उसी का परिणाम है हम लोग भव्य रूप से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और माननीय कुलपति महोदय ने 2 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ भी किया है वह आप सबों के सामने है। और विशेष रूप से मैं अभी सभी अपने शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से अनुरोध करेंगे। माननीय कुलपति महोदय ने क्षमता है, उनके पास विजन है, जो कि 2 साल में हम लोग देख चुके हैं, वो टेस्टेड हो चुका है। अब ये हम सबों पर निर्भर करता है इनके बचे हुए 1 साल के कार्यकाल में हम इनसे कितना काम करवा सकते हैं। अगर हम इनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकें यह हमारी उपलब्धि होगी, और अगर हम इनसे कुछ काम नहीं करवा सके तो यह विफलता हम सबों की विफलता होगी, वह कुलपति महोदय की विफलता नहीं होनी जाएगी। क्योंकि इन्होंने तो 2 वर्षों में कार्य करके दिखा दिया कि ये कार्य कर सकते हैं। ये चाहे यूजीसी का फंड हो, सरकार का फंड हो, वह भी ला सकते हैं, यहाँ के सिस्टम को भी बदल सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो अब कुलपति महोदय से अधिक अब हम सबों की यह जिम्मेवारी है कि हम माननीय की क्षमताओं का, इनके पास जो विजन है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए इस बीएन मंडल विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सब मिलकर उनके साथ कार्य करेंगे। निश्चित रूप से बीएन मंडल विश्वविद्यालय का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ आप सबों से अनुरोध करेंगे एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस ध्वनि के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रोफेसर बीएन साहब, माननीय कुलपति महोदय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालूनगर मधेपुरा को सर आप आए और हम सबों को आशीर्वाद दें और जनता के प्रति अपनी सलाह व्यक्त करें। माननीय कुलपति महोदय। सभागार में उपस्थित मंचासीन इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर जी, बगल में बैठे हुए वाणिज्य संकाय के संकाय अध्यक्ष, सह विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी प्रोफेसर सुनील कुमार जी, इस विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और सह छात्र कल्याण अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी, टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, सेवा निवृत्त शिक्षक प्रोफेसर ललन प्रसाद अद्री जी, हमारे हिस्ट्री के विभागाध्यक्ष
हिस्ट्री के ही अनिल बाबू, हिंदी के विभागाध्यक्ष गुप्ता जी, रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष श्री प्रोफेसर नरेश कुमार जी, हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, सभी युवा साथियों, कल आपको मालूम है कि अभी मेरा मूल दायित्व इस विश्वविद्यालय से है, तो मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ इसके विकास के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। कल रात को लगभग 2:30 बजे पटना से मैं आया। कल दिन में सरस्वती पूजा के लिए विश्वविद्यालय बंद था, लेकिन शाम तक मैं प्रतीक्षारत रहा कि कुछ मुझे सुनने को मिलता है कि नहीं। हमारे विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग से जो प्रस्ताव आना चाहिए था कि कर्पूरी छुट्टी का लिस्ट है, हर बार यह है कि कर्पूरी जयंती मनाई जाए, इस संदर्भ में कोई संचिका नहीं बढ़ सकी। इसकी विफलता मैं अपने ऊपर लेता हूं, क्योंकि आज भी मैं जनरल सेक्शन के स्थापना के उपकुल सचिव को नहीं देख रहा हूं। तो अपने कैसे दायित्व का निर्वहन लोग करते हैं यह समझने की बात है, लेकिन पदाधिकारी तो मेरे हैं, मेरे द्वारा नियुक्त हैं, इसीलिए उन विफलताओं को मैं अपने ऊपर लेता हूं। अंत में रात में 8:30 बजे मैंने कुल सचिव महोदय को कहा कि जरा सा आप हमारे निवास पर आइए। ये तुरंत पहुंचे। मैंने इन्हें कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं आया स्थापना से, अब ऐसा कीजिए, समय नहीं है। मैं हर बार प्रतीक्षा करता हूं कि समय से पहले जो भी कुछ आज किन्हीं की विभूतियों की जयंती जाना हो या पुण्यतिथि हो, छुट्टी तालिका के अनुसार उसका प्रपोजल आवे, लेकिन हर वर्ष की भांति इस बार भी वही रहा। इनको मैंने कहा कि मेरा तो व्यक्तिगत ये है ही, लेकिन आज देखिए मैं अभी टीवी देख रहा हूं और पूर्व संध्या पर ही, उनके जयंती के पूर्व संध्या पर ही राजकीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री आज स्वयं उनके गांव में हैं और हमारा विश्वविद्यालय में उनके कार्यक्रम की अभी तक सूचना नहीं हो पाई है। इन्होंने त्वरित कहा कि सर होगा, और उसी वक्त इन्होंने जो कुछ इनसे बन पड़ा अपने मोबाइल के जरिए इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि आप सुधांशु को कहिए, वो तुरंत कर सकता है। इन्होंने मेरे सामने ही सबों को कहा और मैंने कहा कि कम से कम लोकल जितने भी प्रधानाचार्य हैं, हमारे हेड हैं और जितने भी छात्र हैं, क्योंकि संदेश मुझे युवा साथियों को देना है, उनको बुलाया जाए। स्थानीय 3 प्रधानाचार्य में से 1 प्रधानाचार्य प्रेजेंट हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी ये समाजवाद की धरती कही जाती है और इस धरती पर किसी प्रधानाचार्य हो या कोई भी हो, इस जयंती को मनाने के बाद ही उनको अवकाश का उपभोग करना चाहिए। लेकिन कम से कम 2 स्थानीय प्रधानाचार्य तो अनुपस्थित हैं, कई विभागाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। यह सब स्वयं आकलन करने का समय है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मैं आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर अपने युवा साथियों को कुछ संदेश देना चाहता हूं कि वो कैसे व्यक्तित्व थे, कैसा उनका आदर्श था, और उस आदर्श को यदि आप प्रतिमूर्ति बना लें, आप उसको अंगीकृत कर लें, तो निश्चित रूप से पूरे देश का भला होगा, आपका भला होगा, समाज का भला होगा। अभी मैं कुछ कर्पूरी जी के बारे में कहूं, इससे पहले युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि कल मैं लाया था, कल नहीं परसों, अपने कार्यालय में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन बिहार, वर्तमान में बिहार राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर एक ये अपना प्रकाशन किया है, एक अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। और मुझे गर्व, मैं परसों सबों को दिखाया, आपका विश्वविद्यालय पूरे बिहार राज्य में अब नंबर 1 पर है बिहार सरकार के दृष्टि। अगर हमारे कुछ पदाधिकारी बुरा नहीं मानेंगे, कंट्रोलर साहब की ओर मेरा इशारा है, अगर थोड़ा सा सजग रहते तो 2 विधा में हम पीछे हैं।
वो भी हम आज ऊपर रहते। लेकिन फिर भी अभी पूरे बिहार राज्य में जिनको भी हो वो आके देख सकते हैं मेरे ऑफिस में। मैंने बिहार सरकार का वह रिपोर्ट लाया है जिसमें आज की तिथि में BNMU को नंबर 1 माना जा रहा है। इवन पटना यूनिवर्सिटी से हम आगे हो गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये सारा चीज जो हुआ है वह हुआ है आप सबों के सहयोग से। अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। आप सभी खास करके युवा साथियों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, सबों के, समाज के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से ही ऐसा हो पाया है। लेकिन आप देखिए कि अभी मैंने आते ही कहा था, मुझे कहा गया कि नैक कराना है। मैंने कहा नहीं कराऊंगा जब तक नैक के लायक मैं नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मैं देखा कि नैक के नाम पर कई बार रंग रोगन या भवन का कुछ मरम्मती करके बहुत पैसे खर्च किए गए, नैक नहीं हुआ। तो मैंने कहा पहले नैक के लिए हम लोग तैयार हों, और नैक के लिए अगर तैयार होंगे उसके बाद भवन पर कोई पॉइंट नहीं होता है। साफ सफाई पर जरूर पॉइंट है, भवन का पर कोई ज्यादा अधिक पॉइंट नहीं है। पॉइंट है टीचिंग पर, रिसर्च पर, कितने प्रोजेक्ट हैं, कैसे शोध की गुणवत्ता है, उस पर होता है। मुझे खुशी है और फख्र है कि हमारे IQAC के कोऑर्डिनेटर सफलतापूर्वक नेक डाटा के पिछले 5 साल के डेटा का संग्रहण कर रहे हैं और उसको क्रमबद्ध भी कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस उम्मीद में हैं कि आने वाले दिनों में नैक की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। यह भी हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नैक में है कि कैसा आपका कोई प्रोजेक्ट, आपके टीचर के पास कितने हैं, कितना सेमिनार हुआ, कितना कॉन्फ्रेंस हुआ। यहाँ सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जो मैं देखता रहा वह होता है कि विद्यार्थी से रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया, थोड़ा सा उद्घाटन हुआ, अब विद्यार्थी भी एक ले लिए सर्टिफिकेट और चल दिए। छात्रों को भी यह सोचना होगा, इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैंने एक काम किया है जिसका प्रभाव आपको तुरंत ही दिखने को मिलेगा। भारत सरकार के PM युवा योजना के तहत सरकार अपनी ओर से मैंने 44 सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फरवरी और 15 मार्च तक आपको समाप्त होगा। इस 44 सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं, सिवाय 100 रुपया विद्यार्थी से लिया जाएगा, और सारा खर्च विश्वविद्यालय भी नहीं, भारत सरकार वहन करेगी। आपके रहने का, आपके खाने की व्यवस्था और सोर्सिंग के जो हमारे रिसोर्स पर्सन आवेंगे, जो व्याख्यान देंगे, बाहर के लोग, बड़े बड़े विद्वान, उन सबों का खर्चा भारत सरकार की ग्रांट से PM उषा योजना के तहत होगा। यह पहला अवसर है कि 44 तरह के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस से आप रूबरू हो सकेंगे। इसलिए सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जरूर उसमें अपनी सहभागिता दर्ज करें और जानें कि शोध के कितने आयाम होते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण क्या है, क्वालिटी PhD क्या है, इसको आप समझें, उससे फायदा उठावें। केवल 100 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन में देना है, और जितना भी जो भी कॉन्फ्रेंस होगा उस सारा का खर्चा भारत सरकार विश्वविद्यालय कोष से एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। यह पहली बार यहाँ हो रहा है, इसका फायदा उठाइए। इसीलिए मुझे फख्र है कि मेरे युवा साथी कम समय में भी यहाँ पहुँच गए हैं। अब मैं आता हूँ जिनके जयंती पर आज ही के दिन 1904 मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ था। मुझे जब मैं छात्र था तो मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा था, तो गांव में से हॉस्टल के लिए हॉस्टल में रहता था। तो एक चूड़ा गुड़ कुछ दादी दी थी, वो लेके आ रहा था, और पहली बार ये फुलपरास से आ रहे थे, और सकरी मेरे ही डिब्बे में उन दिनों 3rd क्लास होता था। तो 3rd क्लास में जो गरीब गुरुआ होते थे वो बैठते थे, और एक 2nd क्लास होता था, उसमें थोड़ा सा 1st क्लास की कोई वो नहीं थी सामान्य गाड़ियों में, उसमें थोड़ा गद्दा उद्दा रहता था। जिस डिब्बे में मैं था उसी डिब्बे में कर्पूरी ठाकुर जी थे। मैं नहीं पहचानता था उनके, मैं तो स्वयं 2nd ईयर का छात्र था, और एक आर्यावर्त अखबार था उनके पास,
फटा कुर्ता था, कई बार मैं कह चुका हूँ। उसी दरमियान मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई और इसके बाद हम उनसे काफ़ी मेरा ये कहें इंटरेक्शन होता रहा, लगाव हुआ, श्रद्धा उनके प्रति बढ़ी। वो कैसे व्यक्ति थे उनको अपनाइए। समाजवाद की धरती मधेपुरा को आप कहते हैं, उनको सुनिए और वैसा अंगीकृत कीजिए, तब समाजवाद की धरती यह कही जाएगी वास्तविक मायनों में। तो 24 जनवरी को 1924 ईस्वी में एक पितौजिया गांव हुआ करता था तत्कालीन दरभंगा जिला में, जो आज समस्तीपुर जिला में पड़ता है। तो तत्कालीन दरभंगा जिला के पितौजिया ग्राम में एक गोकुल ठाकुर नाई हुआ करते थे और उनकी पत्नी थी राम दुलारी देवी। इन्हीं दोनों माता पिता के पुत्र के रूप में आज ही के दिन 1924 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ, ये सब बात बहुत ही सुनने लायक है। तो 8 भाई बहन थे वो, उसमें पहला एकमात्र शिक्षित व्यक्ति यही हुए। तो जब इनका जन्म हुआ तो आप देखते हैं कि हम लोग का जन्म होता है तो सनातन, जो भी सनातनी हैं वो छठियार और क्या कहाँ छठी उठी मनाते हैं, लेकिन इतने निर्धन थे तो क्या किया जाए। तो ये अपने ही गांव के एक पंडित जी के पास गए कि पंडित जी क्या करना है इसमें, हमारे पास तो पैसे वगैरह नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि कर्पूर से पवित्र कुछ नहीं होता है, कर्पूर का आरती कर दो बच्चे के सामने में। और वही हुआ और उसी से उनका नाम कर्पूरी पड़ा। तो ये तो उस दिन की बात है। इसके बाद की बात समझिए, जब वो अपने गांव के स्कूल में पढ़ने, उनको शुरू से पढ़ने की इच्छा थी, जब वो अपने गांव, और वो देखते थे उन दिनों जमींदारी शासकों के साथ तथाकथित उच्च वर्गीय धनाढ्यों के द्वारा शोषित पिछड़े गरीब लोगों पर एक तरह से उन पर अत्याचार किया जाता था। तो वो सब चीज वो देखते थे, इतने निर्धन थे। तो हुआ यूं कि स्कूल उनको जाना था, तो स्कूल में उनकी दाखिला तो किसी तरह से हो गई, गांव के ही स्कूल में। नाम कट गया फीस के अभाव में। आप सुनिए, तो अपने ही गांव के एक जमींदार के यहाँ उनके पिताजी उनको ले गए और कहा उस जमींदार को कि इसका नाम कट गया है, कुछ आप मदद कीजिए। और उनके पिताजी चले गए अपने पुश्तैनी काम में। अब उस जमींदार को एक कुएं से, वो नहाने के लिए जमींदार बैठे थे, धोती पहने थे, और कुएं से 27 बाल्टी पानी भर के कर्पूरी जी उनके माथे पर डालते थे, मतलब उनको नहलाए। अब वो जमींदार साहब बड़े आराम से रहा रहे थे। किस जाति के थे मैं नहीं बताऊंगा, ललन बाबू बिगड़ जाएंगे। तो अब इसके बाद ऐसा हुआ, तब जब 27 बाल्टी से उनको नहाया कर्पूरी जी ने, तो 2 रुपया उस जमींदार ने उनके हाथ में दे दिया। उस 2 रुपये को लेकर के वो कहीं नहीं गए, वो भागे भागे अपने स्कूल में और अपने प्रधानाध्यापक से कहा कि ये 2 रुपया ले लीजिए, अब मेरा जो नाम कटा है मेरा नामांकन फिर कर दीजिए। इस तरह से वो पढ़े, किताबें नहीं थी उनको, तो क्या करते, तो वो खड़ा हो जाते थे। मास्टर जो धनी लोग हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन देने के लिए घर पर आता था उन दिनों मास्टर। तो जब उनका बच्चा पढ़ता रहता था तो वहां कर्पूरी जी जाके खड़ा हो रहते थे दूर से। अब वो सुनते थे, क्योंकि उनके पास किताबें नहीं थी। आप समझिए, मेरे युवा साथियों से मुझे यह कहना है कि विषम परिस्थिति में आप अच्छा कर सकते हैं। सभी सुख सुविधा से आप लैस हो जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप मोबाइल देखने लगेंगे, आप में व्यसन आ जाएगा, आप में कुरीतियां आ जाएंगी। इसीलिए विषम परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में रहे, निर्धन की स्थिति में आप ज्यादा आगे अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे पास एक ही चीज है सिवाय एजुकेशन का और कुछ नहीं है। तो इसके बाद क्या करते थे, वो शाम को जाके खड़ा हो जाया करते थे। और ट्यूशन उस वक्त में जो पढ़ाया जाता था तो छात्रों को रटाया जाता था। मास्टर साहब एक छड़ी लेके बैठे रहते थे, अब पढ़ाते थे और छात्र को कहते थे कि अब फिर पढ़ो।
गलती होती तो मारते थे, लेकिन कर्पूरी जी दूर से खड़ा होकर के उसको सुनते थे। इस तरह से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, उस समय में फर्स्ट डिवीजन तो बहुत कम ही लोगों को एकाध होता था, आज सेकेंड डिवीजन एकाध को होता है। तो फर्स्ट डिवीजन तो एकाध पूरे इसमें बेबले होते थे, सेकेंड डिवीजन से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और फिर इनके पास कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसा नहीं था। फिर ये दरभंगा के प्रसिद्ध सीएम कॉलेज में इंटरमीडिएट में इनका दाखिला हुआ, और उसमें पैसे की व्यवस्था उनको नहीं करनी पड़ी, या उनके पिताजी को नहीं करनी पड़ी। उसमें दरभंगा महाराज और म्यूनिसिपैलिटी का एक सीट हुआ करता था, वो सीट उनको दिया गया, मार्क्स तो उनको था, और सीएम कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने पास की। फिर बीए में जब नामांकन लिया उन्होंने, और वो शुरू में देखिए एआईएसएफ के विचारधारा से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के वो सदस्य हुआ करते थे, उस दिशा में काम करते थे, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल चले गए, और जेल जाने के बाद फिर उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। फिर बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और जेल से छूटने के बाद, और यह जान लीजिए कि स्वतंत्रता से पूर्व 2 बार वो जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों को भगाने के लिए 2 ही बार उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन जब आजादी मिल गई तो आजाद भारत के तथाकथित अंग्रेजों को के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को 18 बार जेल यात्रा करनी पड़ी, 18 बार जेल यात्रा करनी पड़ी। और आप यह समझिए कि वो वास्तविक रूप में एकदम समाजवादी थे। जब वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जरिए काम कर रहे थे तो उन्हें लगा कि इसमें भी कुछ लोग हैं जो मेरे विचारधारा से अलग हैं। कांग्रेस में सभी लोग उस समय में कांग्रेस में हुआ करते थे, ये भी थे। कांग्रेसियों को जब आजाद हुआ, जो लोग भी उसमें थे, सत्ता का जो लोभ होता है अपना धन अर्जन करने के लिए या जो भी हो, उससे इनको लगा कि ना, इस पार्टी से अलग कुछ होना चाहिए। और उस समय में मधुलिमये, मधुदंडवते और ऐसे ऐसे बड़े, जॉर्ज फर्नांडिस तो बाद में आए, राम मनोहर लोहिया जी, ऐसे ऐसे एक हरियाणा के बहुत बड़े प्रसिद्ध समाजवादी थे। बाद में चरण सिंह, सारे लोग मिल करके एक अलग सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। और 1952 में जो पहला हुआ चुनाव, तो वही पितोजिया से, जो आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। और अब दरभंगा जिला का विभाजन जब हुआ और 2 और जिले निकले उससे, समस्तीपुर और मधुबनी, तो समस्तीपुर में उनका पैतृक गांव पितोजिया, जो आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, वो उसी स्कूल में, उसी गांव के स्कूल में शिक्षक हो गए। और उन्हें 35 रुपया, 35 या 25, मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूं, उनको मासिक वेतन मिलता था। उसी स्कूल के शिक्षक हो गए। और वो मासिक वेतन जो उनको मिलता था तो घर में नहीं लगाते थे, वो उन्हीं ऐसे अपने ही जैसे जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ाने में लगा दिया करते थे। जब बहुत सारी कथा है, जब मुख्यमंत्री हुए तो एक डीएम साहब जा रहे थे, आप जानते हैं वो, उनका नाम कहने में कोई, जो यशवंत सिन्हा जी थे, तो वो जा रहे थे एक कार्यक्रम में। तो उन्हें किसी ने कहा, गाड़ी रुक गई, तो उन्होंने कहा क्यों गाड़ी रोके हो? तो कहा कि हुजूर, बकरी जो चरा रही है उस खेत में, वही है माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी। सहसा उनको विश्वास नहीं हुआ, और उनकी पत्नी बकरी चरा रही थी जब वो मुख्यमंत्री थे। कुछ दिन ऐसा हुआ कि एक बार पटना हुआ कि पटना परिवार को कभी नहीं आप लाए, एक बार लाइए। मुख्यमंत्री निवास में फुलेश्वरी देवी जो उनकी पत्नी थी वो गई, और 2-4-5 दिन रहने के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव दिया मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम महीना भर का राशन तो ला करके रख दीजिए ताकि मैं खाना वाना बना सकूं। तो उन्होंने कहा तू गांव चल जो, ऐसे ही इसी भाषा में, पैसा रहते तब देवो, जब जब पैसा हो दे दी छो, 1 महीना का पैसा न हो। और फिर वो गांव आ गए।
एक दिन जब अभी शायद सुधांशु बता रहे थे, एक दिन समाजवादियों का पटना में हुआ, तो देवीलाल जी हुआ करते थे हरियाणा में। उन्होंने पटना के अपने मित्र को कहा कि कर्पूरी जी अगर कुछ कभी पैसा का उनको दरकार हो तो मेरी ओर से 5 से 15 हजार रुपए तक की आपको छूट दी जाती है कि उनको आर्थिक मदद कीजिएगा। और हर 6 महीने पर वहां से वो पूछते थे क्या उन्होंने उनको कुछ मदद किए, तो कहा कि नहीं, उन्होंने कभी किसी से कोई मदद ही नहीं मांगा, तो क्या मदद करेंगे, कोई मदद वो नहीं लेते थे। समाजवादियों का जब जमावड़ा पटना में हुआ और ये मुख्यमंत्री थे, तो जब ये आए तो इनके कुर्ते में 7 जगह वो कुर्ता फटा हुआ था, धोती में कम से कम 10 छिद्र थे, कोई इनको गम नहीं था, बिखरा हुआ बाल था। जब उन्हें देखा गया तो उनको सारे समाजवादियों ने कहा कि कुछ अपने ऊपर भी तो चिंता कीजिए, तो वो कुछ नहीं बोले। तो चंद्रशेखर जी जो बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री हुए, वो एक तौलिया फैला दिए और वहीं पर कहा कि जिनको जो है तो सहायता कीजिए, कर्पूरी मुख्यमंत्री जी के लिए धोती कुर्ता बनवानी है। 150 रुपया संकलन हुआ। वो 150 रुपया लेकर के उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को दिया कि ये लीजिए। वो नहीं ले रहे थे, लेकिन संस्कार उनका इतना अच्छा था कि वो कभी भी अपने से सीनियर के साथ, कभी भी जूनियर के भी साथ, कभी भी वो गुस्साते नहीं थे। गुस्साने के बाद वो चुप हो जाते थे, तो उन्होंने उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अपना कुर्ता और धोती सिलाने के बजाय उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया। ऐसे कर्पूरी ठाकुर थे, वो समाजवादी थे। आप आकलन कीजिए कि इसमें से कितने व्यक्ति हैं जो अपने को समाजवादी समझते हैं। सारे लोग इस पर कौन खरा उतरेंगे। इसके बाद की कहानी सुनिएगा, इतनी दर्दनाक कहानी है। उनके 2 बेटे, बड़े बेटे तो रामनाथ ठाकुर जी है। परिवारवाद को तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, और जब तक वो जिंदा रहे अपने परिवार के किसी सदस्य को, एक बार कहा गया कि विधान परिषद में या ये रामनाथ ठाकुर जी को लाने के लिए दिया गया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, रामनाथ चुनाव लड़ेगा, सॉरी एमएलए में रामनाथ चुनाव लड़ेगा तो लड़े, मैं नहीं लड़ूंगा, और मेरे परिवार से 2 आदमी नहीं लड़ सकता है। परिवारवाद को कभी भी उन्होंने नहीं बढ़ावा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, तो रामनाथ ठाकुर जी को टिकट नहीं मिला और कर्पूरी जी जीते, लड़े। एक बार उनका दूसरा पुत्र जो अभी भी डॉक्टर है, जीवित है, उनको ऐसा, उन दिनों हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भारतवर्ष में ये विकास नहीं हुआ था मेडिकल साइंस का, लेकिन एम्स था। तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनके बेटे का हार्ट का में कुछ ब्लॉकेज या जो कुछ भी आ गया हो, कुछ गंभीर हार्ट की समस्या आ गई थी, जो अभी डॉक्टर है स्वयं, तो उनको उनका इलाज करवाया जा रहा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको पता चला, इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर किया कि इन कर्पूरी जी के लड़के को एम्स में भर्ती कराया जाए और सारा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। कर्पूरी जी को यह पता हुआ, लगा कि वो भागते हुए दिल्ली आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को मरने देना पसंद करूंगा, बशर्ते राजकीय कोष का सरकारी पैसा को खर्च करने के, और नहीं दिया, एक भी पैसा नहीं दिया, और कहा कि मरेगा तो मरेगा। सरकार का धन जनता के लिए होता है। सोचिए, आत्मचिंतन कीजिए। सीधे कह देने से कि यह समाजवाद की धरती है, समाजवाद को जीवित कीजिए। और इसके बाद यह हुआ कि इंदिरा गांधी तो सहसा एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, और उनके दिमाग में एक ही चीज आता था, और जितने समाजवादी थे सबों को इंदिरा गांधी ने बुलाया, कहा कि भाई तो मर जाएगा, और ये कह रहे हैं। तो हुआ क्या कि भाई सरकार का पैसा वह नहीं लेगा, हम लोग अपने निजी पैसा इनको दें। और इसके बाद चंदा किया गया वहीं पर जितने लोग थे, और इसके बाद इनके संतान को न्यूजीलैंड भेजा गया, और न्यूजीलैंड में फिर उनका हृदय का ये हुआ, और आज तक वो जीवित हैं और सफल डॉक्टर भी हैं।
तो ये कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे, जब मुख्यमंत्री थे तो उनके अपने बहनोई सीधे आए मुख्यमंत्री निवास और उनसे जो कुछ भी हो कहा होगा। तो कर्पूरी ठाकुर जी तो बहुत ही विशुद्ध, वो तो बहुत ही ये थे, धरती के थे, गुदरी के लाल उनको कहा जाता है। किसी ने उनको जननायक की उपमा नहीं दी है। उनके खड़ा होने पर, उनके आवाज पर जन जन से लोग जुट जाते थे। सारे लोगों ने उनको जननायक की उपाधि दी। तो जब बहनोई पहुंचे तो हुआ कि चलो भाई मेहमान आए हैं, इनको कुछ खिलाया जाए। तो चूड़ा और गुड़ उनके घर में था, मुख्यमंत्री थे। हम लोगों को सबक लेनी चाहिए। और चूड़ा गुड़ खिलाने के बाद कहे कि मेहमान केने लिए हमारे पास उनका वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सिफारिश हो जाती तो मुझे कोई जॉब लग जाता, कोई नौकरी दे दीजिए। आपकी बहन आपके विचारधारा से विरुद्ध है, इसलिए वो तो नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि अभी आप हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिग्री नहीं है, तो जो ही नौकरी हो, चाहे वह 3rd ग्रेड का हो, 4th ग्रेड का हो, कुछ दे देते। 2 मिनट वह मौन रहे। उनके जेबी में 50 रुपये थे, वो निकाल करके अपने बहनोई को दे दिए। कहे कि मेहमान जाइए, अस्तूरा वगैरह खरीद लीजिए और पुस्तौनी काम कीजिए। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। 50 रुपया दे करके अपने बहनोई को उन्होंने कहा कि मेहमान जाइए और अस्तूरा वगैरह इस पैसे से खरीद करके पुस्तैनी काम कीजिए। इस तरह के का जो व्यक्तित्व था। और 1952 में पहली बार जब वह जीते, तो जीतने के बाद अंत तक वो रहे। और जब पहली बार, एक बार 70 में और एक बार 77 में, 2 बार तो ये मुख्यमंत्री हुए। लेकिन जब पहली बार उप मुख्यमंत्री हुए तो शिक्षा विभाग इनको मिला। इन्होंने 2 काम किया, क्योंकि ये देखते थे, इन्होंने उसको जिया था। तो पहला काम किया कि मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त कर दी। दूसरा काम किया कि अंग्रेजी में कोई फेल हो और अन्य विषय में पास हो तो उसे पास घोषित किया जाए। तो बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति जो प्रकाशन करती थी रिजल्ट, तो जो छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ करते थे उसको लिखा जाता था PWE, पास्ड विदाउट इंग्लिश। और बाद में लोग कहने लगे इसे कि यह कर्पूरी डिवीजन से पास है। तो उनका यह था कि गरीब, शोषित और हर वर्ग के गरीबों में, चाहे वह ब्राह्मण कुल का हो, चाहे राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, किसी कुल का हो, जो गरीब है वह गरीब है, उसको उसकी अंग्रेजी कम गड़बड़ होती है, तो ज्ञान के और विषय का ज्ञान हुआ है उसको। तो इस तरह से उन्होंने ये काम किया। और 3 लेयर रिजर्वेशन, आज जो रिजर्वेशन या मंडल आयोग या कुछ भी बना, उसका कोई अगर भीष्म पितामह है तो वह कर्पूरी ठाकुर हैं। बीजारोपण उन्होंने ही किया। जब वो मुख्यमंत्री बने तो 3 लेयर रिजर्वेशन किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, 26%, कोई वक्ता बोल रहे थे 27%, वो गलत है, अपने डेटा को सुधार करेंगे। 26% का उन्होंने आरक्षण दिया बिहार में, जिसमें 20% ओबीसी के थे और आपको ये 3% महिलाओं के लिए कुछ था, और 3% जो था आर्थिक रूप से कमजोर अगरी जाति के लोग, उनके लिए उन्होंने दिया था। उनका सोच देखिए, जिस जमींदार को 27 बाल्टी बहुत नीचे के कुएं से भर के 16 साल उस वक्त उनकी आयु थी, उन्होंने नहलाया। तो स्कूल जाते थे तो वो देखते थे कि आर्थिक रूप से जो वंचित तथा कथित उच्च जाति के भी लोग हैं, उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जमींदारों के द्वारा। तो उनके लिए भी उन्होंने आरक्षण दी। कर्पूरी ठाकुर किसी जात के नहीं थे, नाई तो समुदाय से आते थे। आज के दिन में भी पूरे बिहार में नाई समुदाय की जनसंख्या 2% से भी कम है। तो इतने कम जनसंख्या वाले जाति के होते हुए पूरे बिहार राज्य के लोग
बिना किसी जाति के, धर्म के उनके पीछे खड़ा हो रहते थे, तो समझिए कि वो कितने बड़े पर्सनैलिटी हुआ करते थे। इसके बाद जब 74 का आंदोलन हुआ तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया। 18 बार तो मैंने पहले ही कह दिया कि वो जेल गए और जेल में रहे। जब भी हका था तो उनके ही दल के लोग उन्हें पूरे साल मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया करते थे। टांग खींचने की जो प्रवृत्ति होती थी उसके दरमियान वो बीच में ही उनकी कुर्सी चली जाती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने सिद्धांत से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। चाहे वह लोहिया हो, चाहे वह देवीलाल हो, चरण सिंह हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मधु दंडवते हो, मधु लिमये हो, किसी से भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया अपने सिद्धांत पर। जो उनके पास पैसा रहता था उसी पैसे से परिवार का भरण पोषण हो या अपना खेती करके हो, बटाई करके हो, पुश्तैनी काम करके हो, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के साथ हाथ नहीं फैलाया। और इसीलिए बेदाग रहे वह पूरे बिहार का। अगर आप श्री कृष्ण बाबू के समय से लेकर के और आज तक के मुख्यमंत्री का इतिहास देखेंगे तो 3 मुख्यमंत्री पर कोई दाग नहीं लगा। एक श्री कृष्ण सिंह थे, एक कर्पूरी ठाकुर जी थे और एक नीतीश कुमार जी, जिस पर कोई दाग नहीं, बेदाग रहे। और जब उनको अभी भी कोई जमीन वमीन नहीं है, अब 30,000 33,000 की कहाँ बात आई, किसको उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन उनको आज के डेट में भी न कोई पटना में है न कुछ है। जो उनका झोपड़ी था वो अभी भी है। अब गांव में 2 मंजिला बड़ा मकान है, उनके बड़े पुत्र ने और लोगों ने बनाया है, लेकिन उनकी जो झोपड़ी है वैसे ही है। उसी झोपड़ी में भारत रत्न देने के बाद प्रधानमंत्री भी उसी झोपड़ी को देखने आए थे। तो ऐसे जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनका अगर, और वो जो समाजवादी थे, उनका हम अगर अनुकरण नहीं करें, और खास करके इस समाजवाद के धरती पर जिसे हम कहते हैं मधेपुरा समाजवाद की धरती है, विश्लेषण कीजिए कि किस हद तक हम समाजवादी हैं। समाजवाद को जीवित रखने के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए। भ्रष्टाचार हो चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो, हमें भी होना चाहिए कि हम पढ़ के ही पास करें, ये बिल्कुल होना चाहिए। समाजवाद के धरती से ही कोई परिवर्तन आ सकता है, और वह परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप भी उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप में वह गुण नहीं विकसित होगा, तब तक नहीं होगा यह। और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस दिन आया तो गेस्ट हाउस में मुझे ले जाया गया, तो मैंने देखा कि एक टीले पर मिट्टी पर एक उनका फोटो रखा हुआ है। तो कहा कि कर्पूरी जी की आज जयंती है, इस पर माला चढ़ा दीजिए। तो वहां तो मेरा तो पहला दिन था, चढ़ा दिया, लेकिन आते ही मैंने कहा कि क्या मजाक है, या तो आप मत मनाइए, आप मनाइए तो क्या जमीन के नीचे आपने उनका फोटो रख दिया है? क्या यहाँ पर ये समाजवाद की धरती है? नीतीश कुमार जी ने उनके साथ काम करके उनके प्रति इतनी श्रद्धा है, नीतीश कुमार उनको जीते हैं, कर्पूरी ठाकुर को जीते हैं। यहाँ उन्होंने समाजवाद की धरती पर जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज दिया, और उनका कोई ये नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं, इनकी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। आगे आए ये एबीवीपी के राहुल जी, इन्होंने कहा कि मेरे पास कर्पूरी जी की मूर्ति है, आपको मैं वो मूर्ति देता हूँ, आप लगा दीजिए। मैंने कहा मुझे दिखाइए, आप कर्पूरी जी को दिखे हैं? आप जिस युग के लोग हैं, जिस जनरेशन के, आप में से किसी ने कर्पूरी ठाकुर को देखा नहीं है। तो इनको किसी ने कर्पूरी ठाकुर कह के एक मूर्ति दिया था, बड़ा सुरक्षित ढंग से इसको इन्होंने रखा था। मैंने कहा कि मुझे दिखाइए, तो वो कर्पूरी ठाकुर थे ही नहीं। तो मैंने कहा कि राहुल जी, ये कर्पूरी ठाकुर जी नहीं है। तब कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति इनको मैंने दिखाया, फोटो जो भारत, देखिए इनका ये 4-5 फोटो है, और भारत रत्न जिस और टिकट जो भारत सरकार ने इनके नाम पर किया वो फोटो देखिए। इन्होंने कहा कि हाँ सर, ये तो गड़बड़ भौजी थे, हमारा तो यह मूर्ति क्यों देने चला है। तो फिर मैंने क्या किया, अभी सीपी सिंह साहब सभागार में हैं, मैं इनके सहयोग से बनारस में मैंने एक फोटो भेजा,
और 51 या 55,000 या 60,000 मुझे नहीं याद अब आ रहा है, पर इन्होंने ही जाकर के बनारस में मूर्ति बनाने के लिए वो किसी मूर्तिकार को दिया। और जब तक, और इन्होंने कहा सर मूर्ति, मैंने कहा कि नहीं, मुझे मूर्ति दिखाइए और मैं जब ओके करूंगा तभी होगा। तो मिट्टी में जो मूर्ति बनाया गया वो तो कम से, देखिए कोई भी मूर्ति जो है 100% नहीं होता है। जब आप उसको मूर्ति को या संगमरमर में डालिएगा तो एक्यूरेसी आती है 80% तक। तो इन्होंने जो मिट्टी पर बनाया था उसमें तो 80% था। तो मैंने इनको कहा कि संगमरमर पर ऐसा ही अगर बना दे तो कहिए बनाने के लिए। जब वह संगमरमर पर बनाया तो फिर वह भी रूप अलग हो गया। ये फिर गए, सुन रहे हैं उनके सामने मैं कह रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि सर वो लोग कहता कि इससे अधिक नहीं होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मूर्ति या तो नहीं लगेगी, जब लगेगी तो कर्पूरी जी के चेहरा को लोग पहचान लें कि ये वही है। तब मैं स्वयं जयपुर गया, विश्वविद्यालय के खर्चे पे नहीं गया, और जयपुर जाकर के मेरे कुछ वहां जो भी परिचित हैं, कुछ परिवार के लोग भी हैं, उनके साथ मैं गया। एक मूर्तिकार से मैंने बात की तो वो बड़ी सहजता से कहा कि आप किसके लिए बनवा रहे हैं? तो मैंने कहा विश्वविद्यालय के लिए। तो कहा कि देखिए जयपुर में आपको ये मूर्ति 25,000 में भी मिलेगा, 5 लाख में भी मिलेगा, पीतल में जाइएगा तो 20 लाख में भी मिलेगा, तो आप सोच लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप कम से कम में उच्च गुणवत्तापूर्ण कितना में बनाइएगा। वो तुरंत कहा कि मैं 151 में बना था, लेकिन आप इतना दूर से आए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के सहित हमको मूर्ति आ गई है, और संभवतः कितना पैसा लगा है ये पेमेंट, 1 लाख कुछ, 1,01,000 या 1,13,000 कुछ ट्रांसपोर्टेशन आने जाना लगा करके वह अभी भी ये बक्से में बंद है। अब हम लोगों ने बनाने की शुरू कर दी है। मेरी भी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी आवे और उनके मूर्ति का उद्घाटन करें, लेकिन कर्पूरी जी क्या करवाएंगे ये हम आप कोई नहीं जानते हैं। तो संजोग देखिए 24 आज है, तो मेरी योजना थी कि इस दिन ये तैयार हो, कुछ नहीं हुआ, मूर्ति ही नहीं बन सकी थी। जब बनी तो हुआ कि अब उनका पुण्यतिथि 17 फरवरी है, उस दिन मैं करूं। मैंने रात में भी बात किया कुछ लोगों से, संजय झा जी से और कुछ लोगों से, मुख्यमंत्री आवास के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी से। हुआ कि 3 फरवरी से विधानसभा का सेशन है और इस बार वह 27 की 28 फरवरी तक चलेगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी तो समय नहीं दे पाएंगे। तो ये इसी स्थिति में हम लोग हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कोई भी मिले, समाजवादी लोग जो सीनियर लीडर हो, कोई आ जाए, उस दिन उनकी मूर्ति का अनावरण हो जाए। नहीं होगा तो स्थानीय स्तर पर ही करेंगे, अगली बार व्यापक रूप से बनाएंगे, लेकिन मूर्ति इस बार लगेगी, क्योंकि मेरे जानने के बाद वह मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो जाएगा। मैंने अपने 2 साल में क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे नहीं कहना है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब आप आकलन कीजिएगा। मेरा सभी युवाओं से एक ही अनुरोध है कि शिक्षक प्रेरणा स्रोत होते हैं। कुछ ही शिक्षक, 5 उंगली आपका एक समान नहीं है, लेकिन मुट्ठी तभी बनेगी जब 5 उंगली रहेगी। सभी शिक्षकों से एक तरह कर्पूरी जी का जन्मदिन है। लोकल टीचर, लोकल विभागाध्यक्ष, लोकल प्रिंसिपल भी एब्सेंट हैं। कितने हैं आप गिन सकते हैं? तो कम ही लोग अच्छे काम के लिए होते हैं। उनसे सहयोग लीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। जितना भी कॉन्फ्रेंस होता है उसमें अपनी सहभागिता दीजिए, ताकि यह बहुत ही अच्छा ओकेजन है कि 1 महीने के दरमियान, 1.5 महीने के दरमियान 44 कॉन्फ्रेंस होंगे विभिन्न विषयों के। उस जरूर सब लोग उसमें रजिस्टर्ड होकर के कीजिए। सारा इंतजाम भारत सरकार का है, सिवाय आपका रजिस्ट्रेशन 100 रुपया, इसलिए कि संख्या के लिए आवश्यक है वो रजिस्ट्रेशन होना, उसकी व्यवस्था की गई है। और संकल्प लीजिए
कि यदि भ्रष्टाचार को मिटाना है और सही मायने में इस धरती को भूपेंद्र बाबू और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी, शरद यादव जी ही समाजवादी थे, वो भी अनुकरणीय थे, उन लोगों के आदर्श के, उन लोगों के मानकों को अगर पर चलना है तो आपको बदलना होगा। आपको संकल्प लेना होगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम परीक्षा में गुणवत्तापूर्ण परीक्षा हो इसमें सहयोग करेंगे, हम बात बात पर हम समाजवाद को जिएंगे, हम फेल को पास करने के लिए जिएंगे तो कर्पूरी ठाकुर का कभी भी सपना नहीं साकार हो सकता है। और यही आप लोग युवा हैं जो इस धरती को पुनः एक बार सच्चे समाजवाद की धरती के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप संकल्प लीजिए और इन पथों पर चलिए तो अगले वर्ष से कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती संकल्प दिवस के रूप में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में मनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी वर्तमान यहाँ उपस्थित शिक्षकों, कर्मचारियों और खास करके मेरे सारे युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने कम समय में आज 8:30 बजे रात में जब मुझे लगा तब हमने रजिस्ट्रार साहब को बुलाया और सुधांशु को मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से कम समय में जो हो सकता था वो आयोजन यह हुआ। आप सब लोग आए, कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक बार पुनः मैं आप सबों को हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से अनुरोध है कि आप 1 मिनट के लिए खड़े होकर के हमारे माननीय कुलपति महोदय के लिए जोरदार तालियों से आप लोग का खड़े भी हो जाएगा तो जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सबों का। और सर आपका यह भाषण हमेशा हम सबों को प्रेरणा देता रहेगा और 1 साल बाद जब आप हमारे बीच कुलपति के रूप में नहीं रहेंगे फिर भी हम लोग आपको याद करेंगे इस संकल्प दिवस के रूप में। जब भी हम लोग कर्पूरी जी को याद करेंगे तो कर्पूरी जी के साथ हम लोग जरूर आपको भी याद करेंगे। कोई एक कुलपति थे जिन्हें कर्पूरी जी से इतना लगाव था कि उन्होंने इनकी मूर्ति को हमारे विश्वविद्यालय में स्थापित कराया और इतना बड़ा आयोजन कराया। आगे जब कभी भी हम आयोजन करेंगे हमारे सामने एक चुनौती भी होगी, किस तरह से हम इतने लोगों को अब इकट्ठा कर पाएंगे। तो यह संकल्प दिवस के रूप में आगे जब हम मनाएंगे तो आपको हमेशा याद करेंगे और आपका आशीर्वाद हमेशा मंडल विश्वविद्यालय के साथ रहेगा। यहाँ के शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों सबों के साथ रहेगा, ऐसा हम सबों को विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी जो कि हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष भी है और वाणिज्य विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष भी है डॉक्टर सुनील कुमार सर, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ आए और हमारे माननीय कुलपति महोदय का, कुलसचिव महोदय का, सभी विभागाध्यक्षों का, संकायाध्यक्षों का, सभी विद्यार्थियों का, अभिभावकों का, कर्मचारियों का, जो भी हमारे बीच उपस्थित है सबों का धन्यवाद ज्ञापन है। आदरणीय सुनील बाबू। आज के इस भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर उपस्थित हमारे सम्मानित कुलपति परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र शेखर झा साहब, हमारे सम्मानित कुलसचिव डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर साहब, मंच पर आसीन DSW साहब, अशोक बाबू, कैलाश काउंटी साहब, सामने बैठे हुए दीपक जी, हमारे बड़े भाई अति साहब, कंट्रोलर साहब, हमारे सामने बैठे हुए सम्मानित शिक्षकगण, बीएड के विभागाध्यक्ष और सम्मानित कर्मचारी, छात्रों, छात्राओं
और अगर मीडिया कर्मी है, सबों का मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इतनी अल्प अवधि में माननीय कुलपति महोदय का यह आदेश हुआ कि आज हम लोग कर्पूरी जी को याद करें। क्यों हम लोग याद करते हैं महानायक को, महापुरुषों को? इसलिए कि उनके द्वारा जो जीवन जिया गया है, अच्छे कार्यों को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं। मुझे जब यह पता चला कि आज अवश्य छुट्टी का दिन है, आना है, मैं कुछ निजी कारणवश बाहर जाने वाला था, लेकिन जब मैं अपने परम आदरणीय कुलपति महोदय को देखता हूँ कि अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में ये 2 दिन भी अपने निजी कार्य से छुट्टी इन्होंने नहीं लिया है। अपने कुल सचिव महोदय को देखता हूँ कि जिनकी दिनचर्या विश्वविद्यालय में सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक होती है, तो मैंने भी अपना कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, मेरा भी सहायता इसमें होना चाहिए। और उनकी प्रेरणा से, उनके द्वारा ये हमको ऐसा लगता है कि ये तो समाजवादी विचारधारा के हमारे कुलपति महोदय हैं। ये जीते हैं, मरते हैं समाज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए। तो हम लोग भी क्यों नहीं आप सब मिलकर के इनका साथ दें? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती में उनके प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए यही होगी कि हम लोग यह प्रण लें कि उनके द्वारा अपनाए गए अच्छे कार्यों को हम लोग अपना लें। अंत में मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन में जिनका भी नाम छूट गया है, हम उन सबों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। कृपया आप लोग नाम छूटने को अन्यथा नहीं लेंगे। आप सबों का जो सहयोग है वो हमारे लिए अविस्मरणीय है, और अगर यह कार्यक्रम सफल हुआ है तो उसमें आप लोगों की जो भूमिका है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। विशेष रूप से भागलपुर नेशनल अकेडमी के जयराज जी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जिनके बहुत सारे बच्चे आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और बीएड विभागाध्यक्ष महोदय, बीएड के प्रोफेसर इंचार्ज साहब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, जिनके बच्चे हमेशा हमारे सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। और प्रथमाचार्य टीपी कॉलेज के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, जिनके एनसीसी के बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार। और आप सबों से अनुरोध होगा, कृपया आप लोग 2-3 मिनट के लिए खड़े होने का कष्ट करेंगे। हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन करेंगे, फिर राष्ट्रगान जय जय मन के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप सबसे अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के सम्मान में सावधानी की मुद्रा में खड़े होने का कष्ट करेंगे। जी जी। और आप सबों से अनुरोध होगा, कृपया अपने स्थान पर फिर बैठे रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में प्रसाद है, कृपया आप लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। यह कर्पूरी जी का आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रगीत वाले प्रारंभ करें।
कृपया आप लोग बैठे रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। और माननीय कुलपति महोदय के आदेश से इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा की जाती है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप सबों को विश्वविद्यालय